नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम कमोडिटी बोर्डरूम। कमोडिटी बोर्डरूम के अंदर में आज फिर से चर्चा ईरान और अमेरिका के बीच के अंदर बढ़ते तनाव को लेकर के है और उसके इंपैक्ट को लेकर है। जहां पिछले हफ्ते तक समझ में आ रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला और पूरी तरह से खोल दिया गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर में फिर बंद कर दिया गया। अमेरिका और ईरान के बीच के अंदर में जुबानबाजी की जो जंग है वो तेज होते हुए हमने देखी। उसका एक इंपैक्ट दिखाई दिया और उसका असर यह दिखाई दिया कि एक तरफ लग रहा था कि भाई अब यह बातचीत जो है दूसरे चरण में जाएगी। ट्रंप ने यह कहा कि सोमवार को उनका एक डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान इस्लामाबाद दूसरे राउंड की बातचीत के लिए पहुंच रहा है। ईरान ने सिरे से नकार दिया। यह भी सुनने में आया और पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह खबर भी मिली और जिसकी तस्दीक बाद में ट्रंप ने भी की कि ट्रंप हो सकता है कि इस्लामाबाद पहुंचे दूसरे राउंड की बातचीत को लेकर के। उसकी गतिविधियां तेज हुई। ट्रंप का स्टेटमेंट भी आया कि जो बातचीत है सही दिशा में चल रही है और मैं पाकिस्तान जाऊंगा। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स निकल करके आई उसने एक पॉजिटिव माहौल को पैदा किया। लेकिन फिर दूसरे ही पल उनकी जो दूसरी स्टेटमेंट्स आती हैं यूरेनियम को लेकर के, ईरान के सरेंडर्स को लेकर के, तो उससे ईरान खफा खफा नजर आता है और उसका असर भी हमने यहां पर देखा। जो कच्चा तेल $80 के आसपास लुढ़क गया था उसमें आज फिर हमने करीब 6% की बढ़त आते हुए देखी है। सोना और चांदी जो रिकवरी मोड पर चले गए थे और करीब करीब $4900 के आसपास सोना पहुंच गया था। चांदी के अंदर भी हमने $80 के ऊपर के स्तर देखे और उसमें कारोबार होते हुए देखा पिछले हफ्ते। लेकिन आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोना और चांदी यहां पर मुनाफा वसूली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार बाजार का सेंटीमेंट बदल रहा है। लगातार इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो यहां पर लूज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय पर जुड़ रहे हैं। अजय केडिया जी जुड़ रहे हैं, आप डायरेक्टर हैं केडिया कमोडिटीज से। आपका स्वागत है अजय। और साथ ही मनोज जैन जी हमारे साथ में इस समय पर मौजूद हैं। आप हेड हैं रिसर्च के पृथ्वी कमोडिटीज से। स्वागत है आपका मनोज जी। मनोज, आपके पास से शुरुआत करता हूं। कच्चे तेल के अंदर में हमने एक जबरदस्त आज वापस से कमबैक आते हुए देखा। ये चल क्या रहा है? देखिए इस समय पर जो पूरा का पूरा बाजार है बस स्टेटमेंट के ऊपर चल रहा है और वो भी एक सिंगल स्टेटमेंट पर, ट्रंप की स्टेटमेंट पर। और ट्रंप साहब ने कह दिया कि हॉर्मुज खुल रहा है तो कच्चे तेल की कीमतें नीचे आ जाती हैं, जैसे ही बंद होता है तो ऊपर हो जाती हैं। तो ये सेंटीमेंट बाजार के माहौल को खराब कर रहा है और वर्ल्ड वाइड जो तनाव है उसको बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये मान करके चलें कि 2026 क्या इसी तरीके से निकल जाएगा? नमस्कार। सबसे पहले तो आपको और सारे व्यूअर्स को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल यहाँ पे गत सप्ताह जब शुक्रवार को हमने स्टेटमेंट आते हुए देखे थे कि वहां पे यूएस प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान में डील के लिए जाने की बात कर रहे थे। उसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ओपन करने की बात कही, लेकिन अगले 24 घंटे में ही वहां पे फिर जो है दोनों देशों के बीच में तनातनी बढ़ती हुई नजर आई और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से एक बार बंद कर दिया। और अभी यहाँ पे ईरान आज पाकिस्तान में यूएस डेलीगेशन के साथ चर्चा के लिए उपस्थित रहेगा। अभी तक इस चीज की पुष्टि हुई नहीं है और इसीलिए हमने देखा है कि जो कच्चा तेल शुक्रवार के सत्र में लगभग 14% से अधिक की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया था, आज वापिस से वहां 6% की बढ़त देखने को मिल रही है और WTI की कीमतें $88 के स्तर को पार कर गई। ब्रेंट की कीमतें $95 के स्तर को फिर एक बार पार करती हुई नजर आई। तो बिल्कुल यहाँ पे जब तक जो है यूएस और ईरान के बीच में तनाव बना रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अटकलें बनी रहेगी, जब तक ऑपरेशन नॉर्मलाइज नहीं होते हैं, कच्चे तेल की कीमतों में इस तरह की जो उठापटक है वो बनी रहेगी। डिस्पाइट कि यहाँ पे अगर दोनों देशों के बीच में कोई सहमति बनती भी है तो शॉर्ट टर्म में यहाँ जो है कच्चा तेल $80 का जो एक अहम स्तर है उसको बिल्कुल होल्ड करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सारी चीजें नॉर्मलाइज होने के बाद भी जो उत्पादन का लॉस हुआ है, जो सप्लाई कंसर्न्स
बने थे वो पूरी तरह से ईज होने में अगले 2 से 3 महीने कम से कम निकल सकते हैं। तो $80 को अभी हमको यहाँ पे एक बेस प्राइस जो है वो कच्चे तेल की मानना चाहिए, WTI की अगर बात करें। और ऊपर में यहाँ पे $94 WTI के लिए और ब्रेंट के लिए $100, ये एक शॉर्ट टर्म में जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। आज यहाँ पे ईरान पाकिस्तान में यूएस के साथ चर्चा के लिए पहुंचता है। अगर यहाँ पे पहुंचता है और दोनों देशों के बीच में आगे अगर सहमति की जो है बातचीत होती है, तो निश्चित रूप से वो कच्चे तेल को ऊपर की ओर ले जाने से रोकता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर कोई डील नहीं होती और यूएस फिर से एक बार ईरान के ऊपर हमला शुरू करता है, तो कच्चा तेल फिर से $120 के स्तर को भी टेस्ट कर सकता है। फिर से भी $120 को टच कर सकता है। इसका असर निश्चित तौर के ऊपर पे बाज़ारों के ऊपर तो दिखाई देगा ही देगा, और यहाँ पर जो इकोनॉमिक सेंटीमेंट है वो भी बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। अजय जी, आपका पहला रिएक्शन इसको लेकर के क्या है? हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है और ये उम्मीद थी कि अक्षय तृतीया है, और अक्षय तृतीया पर तो सोना चांदी के खरीदारों की यहाँ पर देश के अंदर में अमूमन भीड़ लगती है, और ऐसे में ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या? खरीदारी करनी चाहिए या अभी रुक जाएं? नमस्कार सुरेश जी। सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये खाली शुभकामनाएं बोलने के लिए नहीं होती है। कल मैं प्रैक्टिकली मार्केट में मैं गया और यहाँ के जो रीजनल हम ज्वेलर के प्लेयर की बात करें, लिटरली बाहर तक, मतलब मुझे लगता है एक एक दुकान के आगे 200 200 250 ने, ये प्रैक्टिकली मैंने देखा। तो ये हमारे रिचुअल में है। अब जो भाव में गिरावट आई, ये एक वरदान का काम हो गया। एक कि यहाँ पे हमारे रिचुअल में हमें लेना ही लेना है। ऊपर से जो हम 1,80,000 का भाव देख रहे थे, अब 1,53 1,54 पे मिल रहे। हाँ, थोड़ी सी एक खटास जरूर रहती थी कि भाव जो पिछले 2-3 सालों में हम देखते थे कि सोना 1 लाख के नीचे था, अब वो नहीं है। पिछले अक्षय तृतीया से अब तक अगर देखें तो 62% हमने सोने में तेजी देखी है। अब आ जाते व्यू के ऊपर, तो एक चीज हमने देखी है 50 दिनों के अंदर, जब जब लड़ाई हुई है या एक्सपेक्टेशन बढ़ा है, सोने में दबाव आया। कारण इक्विटी में फॉल, क्रिप्टो में फॉल, सभी एसेट क्लास में जो फॉल है उसी का आया है। हाँ, अभी भी मेरा मानना है कि जितने बड़े फैक्टर्स हमने पिछले 2-3 सालों में देखे हैं वो अब मैच्योर हुए हैं, एंड जिसी के चलते हमने 5600 से सोने को 4100 तक का लो लगते हुए देखा। अब ये 4100 से जो जंप है, ये एक रिट्रेसमेंट है, और मुझे नहीं लगता जब तक प्राइजेस 5100 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक मार्केट में जो भी उछाल आएगा वहां पे बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई। जैसे पिछले हफ्ते भी हम उम्मीद कर रहे थे मार्केट में जंप रहेगा, जो 49-49.50 मैक्सिमम है, और मैक्सिमम 5,000, इसके ऊपर नहीं लग रहा है। हालांकि आज प्राइजेस 1% नीचे खुली है सोने में, और चांदी में भी लगभग 2% की गिरावट है। बट मुझे लगता है शाम की जो बैठक है ये आगे की रणनीति बताएगा। लेकिन आज प्योरली अगर इंटरडे के प्रोस्पेक्टिव से देखें, तो मुझे लगता है प्राइजेस 1,52,000 से 1,55,000 के बीच में गोल्ड ट्रेड करेगा, और चांदी में भी ऐसा ही कुछ हाल रहेगा, जहां पे हम देखेंगे 250 से 256 के बीच में रहेगा। तो आज शाम की जो बैठक है, एक चीज आप समझ के चलिए कि हमने ऑलरेडी जो टॉप और बॉटम है वो पूरे 50 दिनों में बनते हुए देखे। जैसे कच्चे तेल की आप बात भी कर रहे थे, मनोज जी ने बहुत अच्छे से बताया भी है। मुझे लगता है 1.20 के ऊपर अब कच्चा तेल टाइमिंग तो नहीं जाएगा, क्योंकि जो वर्स्ट होना था वो हमने पहले ही दिन आते हुए देख लिया था। दूसरा, जब सीज फायर की पहली बैठक हुई थी तब हमने देखा था 24% की गिरावट आई थी। तो हमने देख लिया कि एक 90 या मैक्सिमम 85 का ब्रेंड का एक बेस बन चुका है। तो ये दायरे में ही रहेगा मार्केट। और सोने चांदी में जब तक ये 5100 के ऊपर का वीकली क्लोज नहीं करता है, मुझे लगता है नीचे में 4500, ऊपर में 5,000, ये दायरे में ही सोना ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और इसके साथ में जो इस समय पर आपको क्या लगता है, मतलब ये जो बातचीत है ये सुलझती हुई दिखाई देगी भी या नहीं दिखाई देगी? क्योंकि अजय जी, जो इस समय पर हम हालात देख रहे हैं वो थोड़े से नकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक तरफ हम देखते हैं कि भाई दोनों के अंदर में बातचीत हो रही है, अमेरिका भी चाह रहा है कि बातचीत हो, लेकिन उसकी कंडीशंस ही बड़ी अजीब सी हैं। अब तो ईरान ने कह दिया कि उनकी किसी बात पर हमें विश्वास ही नहीं है, वो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। देखिए, पहला चीज आप समझिए, अब ये एक कोल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तो हमने 30-40 दिन 50 दिन एक एंजाइटी देखी थी मार्केट में, बट उसके बाद आज भी चल रहा है ना, कुछ होने वाला नहीं है। इसमें आप देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि भाई मुझे यूरेनियम चाहिए फॉर एग्जाम्पल, अब वो ईरान मानना ही नहीं उस चीज में, तो ये चीजों का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है।
तो या तो यूएस न्यूक्लियर डाले और ऐसा कुछ काम करे कि मैं जीत गया, और वो चीज होनी नहीं है, क्योंकि ईरान ने जिस ढंग से तैयारी पिछले 20 साल से कर रखा है, तो वहां पे हमने रिजल्ट देखी है। तो ये अभी मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही चलेगा। दूसरा, ईरान की डिमांड है कि ईच एंड एवरी बैरल पे मुझे $1 की रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए। अब वो चीज यहाँ पे मानी नहीं जाएगी। तो अल्टीमेटली जब तक कोई एक सॉलिड आएगा, देखिए मैं इस चीज में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मुझे लगता है ये दोनों की जो डिमांड है, ये मिसमैच अभी भी है। अनलेस अंटिल ये नहीं रहता, ये वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। और वैसे भी एक हमारे इंडस्ट्री के अंदर कहावत है, डोनाल्ड ट्रम्प को पकड़ना और उनकी बातों को पकड़ना खास करके वो नामुमकिन है, क्योंकि वो रोज बोलते आकर के हमने लीडरशिप खत्म कर दी है, हमारी तो लड़ाई नहीं है, स्टेट ऑफ हॉर्मस ओपन है। तो आई थिंक ये अभी एक कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन में बन जाएगी, और मार्केट अब मैच्योर हो गया, उन्हें पता है कि हाँ ये अब चलता रहेगा। तो जैसी ये चीज हो जाएगी, उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट दूसरी कुछ स्टोरी या दूसरा कुछ की इंग्रेडिएंट पकड़ेंगे, जहां पे मार्केट को नया क्लू मिलेगा। अच्छा, एक मनोज जी, खबर निकल करके आई है कि भारत के अंदर भी 45 मीट्रिक टन के आसपास के सोने का जो भंडारण है वो यहाँ पर मिला है। और माफ कीजिएगा, 45 टन नहीं, ज्यादा ही है। तो इसका कुछ इफेक्ट इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर और डोमेस्टिक मार्केट के प्राइसेस के ऊपर भी दिखाई देगा क्या? नहीं, ये इस तरह की खबरों का कोई इमीडिएट इम्पैक्ट यहाँ पे नजर नहीं आता है। जब भी ऐसी कोई चर्चा आती है और वहां पे काफी प्रोसेस रहती है इस सारी चीज को, वहां जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बाद रिफाइनिंग होती है, तब हमको वहां पे एक्चुअल जो है प्राप्ति होती है कोई भी मेटल हो उसकी। तो अच्छा है, पॉजिटिव न्यूज है। अगर इस तरह का कोई यहाँ पे भंडार मिलता है तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर होगी, क्योंकि हम यहाँ पे दुनिया में बड़े कंज्यूमर है गोल्ड के। लेकिन इमीडिएट इसका प्राइस के ऊपर कोई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है। मार्केट अपने जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसी के ऊपर चलते हुए नजर आए सुरेश। क्योंकि आंध्र प्रदेश के कुरनूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये माइन मिली है और उम्मीद जताई जा रही है कि काफ़ी अच्छा गोल्ड की जो है वो यहाँ से इसकी प्राप्ति हो सकती है। और तकरीबन 1.5 टन के आसपास ईयरली यहाँ से गोल्ड जो है उसकी रिकवरी की जा सकती है। तो ये एक थोड़ी सी राहत वाली खबर है भारत के प्रोस्पेक्ट के साथ में। मेटल को लेकर के क्या प्रोस्पेक्ट लगता है, मेटल्स में क्या करना चाहिए इस समय पर जैन साहब? क्योंकि मेटल में भी हम ये देख रहे हैं कि जो अनसर्टेनिटी है वो तो खैर सभी बाजारों के अंदर इस समय पर दिखाई दे रही है। जब एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है तो हमें लगता है कि तेजी का रुख अख्तियार होगा, फिर से प्रोग्रेसिव होंगे, सभी देश एक दिशा की तरफ बढ़ेंगे और प्रोग्रेस की तरफ मूव करेंगे, एआई डेवलपमेंट की तरफ और डाटा सेंटर्स की तरफ दुनिया जाएगी। लेकिन जिस तरीके की अनसर्टेनिटी है उसको देखते हुए तो ये लगता है कि भाई डरे हुए हैं, इन्वेस्टर भी डरता है कि कहीं से कोई पटाखा ना फूट जाए उनके डाटा सेंटर के ऊपर पे और जो उनकी डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर पे। लेकिन निश्चित तौर के ऊपर पे डेवलपमेंट तो होंगी ही। युद्ध शांत होने के बाद में जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो तबाही हुई है उसकी भी रिकवरी होगी। तो ये मान करके चलें कि आज जिसने बेस मेटल में निवेश किया वो किंग होगा, वो राजा होगा। देखिए, बेस मेटल्स यहाँ पे जो वर्स्ट होना था वो हो चुका है, और हम देख रहे हैं कि फिर से जो है सारे मेटल्स अपने फंडामेंटल्स पे लौटते हुए नजर आ रहे हैं। कॉपर में हमने एक बड़ा पैनिक आते हुए देखा था, लेकिन कीमतें ग्रेजुअली यहाँ पे $13,000 के पार फिर एक बार निकलती हुई नजर आई। पिछले सप्ताह भी जब सोमवार को आपके साथ चर्चा हो रही थी तो हमने कॉपर को सप्ताह का सबसे बेस्ट मेटल रहने की संभावनाएं जताई थी, और हमने 1200 से वहां पे कीमतों को 1290 तक सप्ताह के दरमियान जाते हुए देखा। तो कॉपर यहाँ पे लीड करता हुआ नजर आया गत सप्ताह। एल्यूमिनियम में कुछ मुनाफा वसूली आई थी जब वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वापस से बंद करने की बात आई, लेकिन बाकी मेटल्स जो है वो कॉपर के साथ वहां पे निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाते हुए नजर आए। तो हमारा मानना है कि ओवरऑल बेस मेटल पे यहाँ पे बेहतर करता हुआ नजर आएगा। स्लो एंड स्टडी अपसाइड मूवमेंट ही वहां देखने को मिलेगी। इस सप्ताह की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक, तो यहाँ पे जिंक जो है वो इस सप्ताह के दरमियान बेहतर लगता है। हमने कीमतों को 340 के स्तर के ऊपर निकलते हुए देखा है। तो हमारा मानना है कि ग्रेजुअली जो है जिंक की कीमतें वहां पे 360 तक के स्तर भारतीय बाजारों में इस सप्ताह या अगले सप्ताह तक दिखा सकती है। तो अब अगर कहीं रणनीति बनानी है तो जिंक में बनाना चाहिए 340 से 334 के दायरे में। स्टॉप लॉस वहां पे 326 के नीचे का रखना है, और ऊपर में यहाँ पे लक्ष्य 352 और 360 तक के रखे जा सकते हैं सुरेश। ओके, अजय जी आपको क्या लगता है बेस मेटल्स? देखिए, मुझे तो लगता है सोना चांदी में जो उठा पटक चल रहे हैं तो उससे अपॉर्चुनिटी ठीक है मिल भी रही है, बट थोड़ा रिस्क भी रहता है। कच्चे तेल में तो ऑप्शन ही नहीं, गैप अप गैप डाउन है।
तो सबसे बेस्ट वे जो है वो मुझे लगता है बेस मेटल में भी मुझे लगता है कॉपर, एल्यूमिनियम, ये दो कमोडिटीज पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर मैं मई वायदे पे अगर आता हूँ, क्योंकि अप्रैल तो चलो अभी थोड़ा टाइम है, मिल जाएगा टेंडर पीरियड में, बट मुझे लगा एक बड़ी तेजी आएगी इसमें। तीन चार चीज का कारण है। एक तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो बैन की अपडेट आई है चाइना से, ये कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर के लिए काफी तकलीफ वाला टाइम रहेगा, जहाँ पे प्रोडक्शन को इम्पैक्ट पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो वैसे भी हमने चिली में और पेरू में इसके कंसर्न्स आते हुए देखे सप्लाई साइड को। तो कॉपर एक बड़ी तेजी के लिए तैयारी कर रहा है, जहाँ पे 1280 के करीब लेके चलिए, 1240 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1360 तक के भी टारगेट हम अगले 15 दिन में देख पाएंगे। जिंक के अंदर मार्केट ठीक है, एक सुस्त रेंज में है, प्राइजेस ना 330 के नीचे जा पाएगा, ना ही 345 के ऊपर जा पाएगा, बट बाय साइड है। लेकिन एल्यूमिनियम पे नजर रखिए, बिकॉज मिडिल ईस्ट में जो कंसर्न बढ़ा है, इसका पिछले हफ्ते जैसे कूल ऑफ हुआ, इमीडिएटली एल्यूमिनियम में हमने रिलैक्सेशन देखा। बट कहीं ना कहीं अभी दिखाई दे रहा है कि जो ग्लोबल मार्केट में सप्लाई को लेकर जो चिंता है, 9% की ग्लोबल सप्लाई हम मिडिल ईस्ट से आते हुए देखते हैं। तो एल्यूमिनियम में मुझे लगता है वापस एक नई तेजी बनेगी, जहाँ पे 364 पे लेके चलिए, 355 के स्टॉप लॉस से 375 के टारगेट के लिए ओवरऑल कॉपर और एल्यूमिनियम, ये दो कमोडिटी मुझे काफी स्ट्रांग दिखाई देती। और इस समय पर रुपए को कैसे आप देख रहे हो अजय जी, क्योंकि रुपया थोड़ा सा यहाँ पर दिखा है कि फिर से फिसला है, और मजबूती आई थी रुपए के अंदर में, लेकिन आज डॉलर थोड़ा मजबूत है, फिर से 93 के आसपास में $1 की कीमत पहुंच गई है। तो क्या लगता है ये 95-96 कभी भी क्रॉस कर जाएगा अगर युद्ध की स्थितियां और भड़कती हैं, पनपती हैं? तो क्या ये गुंजाइश दिखाई देती है कि रुपया टूटेगा? देखिए, मुझे लगता है कि युद्ध होगा नहीं होगा यहाँ पे तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन सबसे अच्छा चीज है वो आप कच्चे तेल को देख लीजिए। आज हमारा कच्चा तेल 3 महीने पहले अगर हम $60 में, $58 में लाने में सक्षम थे, तब तक हमारी रुपए में भी मजबूती थी, फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा 700 बिलियन के ऊपर, इवन 736 बिलियन टच कर गया था। जब से ये युद्ध हुआ है तो आप ये देखिए, $60 वाला कच्चा तेल 120 भी हुआ, 110 भी हुआ, 100 भी, आप 90 पकड़ के चल लीजिए। तो आप 60 वाला 90 मत पकड़िए, आप ये पकड़िए आपका एनर्जी कॉस्ट 50% बढ़ चुका है। और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आरबीआई कंटिन्यू इंटरवेंशन करने की कोशिश कर रही है, बट उसके बावजूद रुपए में गिरावट, क्योंकि एक एक दिन अगर हम 90 के ऊपर टिके हुए हैं तब तक हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वापस हम ऊपर में, कंजर्वेटिवली भी आप पकड़ोगे कि अगले हफ्ता भर भी अगर $90 के ऊपर रहता है तो हम 94.20 का लेवल तोड़ पाएंगे। ओवरऑल मुझे लगता है 94.50 से 95 तक का लेवल दिखेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी आप देखिए 97 से लेकर 100 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जब तक 90 के नीचे या 85 के नीचे कच्चा तेल क्लोजिंग नहीं देता है और रुकता नहीं है, तभी हाई रहेगा, बट जो गिरावट है वो मुझे लगता है रुपए में बढ़ते हुए दिखाई देगी। अच्छा जैन साहब, मैं एक और चीज़ यहाँ पर ये देख रहा था कि जो रेयर अर्थ को लेकर के जो एक नई रिसर्च सामने निकल करके आ रही है कि रेयर अर्थ जो है वो अभी सिर्फ पहाड़ी इलाकों में या जमीनी स्तरों के ऊपर पे नहीं है, रेयर अर्थ अब समुद्र के अंदर से भी आप निकालने की क्षमता रखते हैं। जापान से ये खबर है। तो क्या ये माना जाए कि डीप सी के अंदर से अगर रेयर अर्थ को निकाला जाए और वहाँ पर खोजबीन की जाए, तो जो रेयर अर्थ की जो जंग चल रही है इस समय पर, उससे एक तो राहत मिलेगी, और जो मेटल के जो प्राइसेस आसमान छू रहे हैं उसमें एक राहत मिल सकती है। देखिए, यहाँ पे रिसर्च जरूर चल रही है कि डीप सी से भी हम रेयर अर्थ को जो है निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो टेक्नोलॉजी और उसका जो एक्सपेंस है वो काफी बड़ी मात्रा में होगा, और हर देश उस जो है रेयर अर्थ को वहां से एक्सट्रैक्ट कर पाएगा डीप सी से, ये अभी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो बड़े देश हैं, यूएस है, जापान है, चाइना है, बड़े देश निश्चित रूप से इसके ऊपर लगातार जो है रिसर्च कर रहे हैं, और ये रिसर्च में निकल कर आया भी है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है, और जो प्रोसेस है वो भी लंबा है। तो बिल्कुल इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, और अभी कितना आगे ये देश जो है इसके ऊपर बढ़ पाते हैं, कितना एक्सट्रैक्शन वहां से हो पाता है, वो देखने वाली बात होगी। तो इमीडिएट यहाँ पे कोई इसका इम्पैक्ट मेटल की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर ये रिसर्च सक्सेस होती है और जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ अगर वो वहां पे एक्सट्रैक्शन कर पाते हैं, तो फिर वहां पे कुछ राहत जो है वो मिल सकती है। लेकिन अभी इमीडिएट यहाँ पे कीमतों के ऊपर कोई प्रेशर जो है इस न्यूज का बनता हुआ नजर नहीं आएगा। अजय जी, नेचुरल गैस?
नेचुरल गैस भी आज मजबूत है, पहले हफ्ते के पहले दिन। तो एनजी आपको लगता है कि एक पॉजिटिव बेट हो सकती है? हालांकि वेदर को लेकर के अगर देखें तो तापमान बढ़ेगा, अल नीनो की भी खबरें हैं, ऐसे के अंदर में अगर तापमान बढ़ता है और गर्मी तेज होती है तो क्या आपको लगता है कि नेचुरल गैस की डिमांड निकल सकती है? देखिए, पिछले हफ्ते मैं एक मीटिंग में गया था जहां पे एनएससी ने इंडियन नेचुरल गैस लॉन्च किया है और ओके। ब्रांड क्रूड लॉन्च किया है। तो वहां पे एक चीज क्या देखी, अभी जो हम M6 पे गैस देख रहे हैं वो यूएस हेनरी हब की है, उससे इंडिया के टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है। तीन चीज आप ध्यान रखिए जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रही है। एक है, पहले यूरोपियन गैस पर नजर रखते हैं, क्योंकि इस बार विंटर्स के अंदर यूरोप कहाँ से गैस लेगा, रशिया से तो ले नहीं सकता। यूएस से भी हम देख रहे हैं कि नाटो को लेकर कुछ चिंताएं बनी है, टैरिफ को लेकर, और मिडिल ईस्ट से जो कतार से लेते थे वहां पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस बार जैसे ही हमने मिडिल ईस्ट में कंसर्न देखा, यूरोपियन नेचुरल गैस में 30% की तेजी आई, और वो मई से रिफिल करना स्टार्ट होगा। तो यूरोपियन नेचुरल गैस में एक जबरदस्त तेजी रहेगी। पहला, यूएस में इस वक्त वेदर कंडीशन देखे तो वो नॉर्मलाइज है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। जैसे ही मई में जाते हैं तो हम मेंटेनेंस के लिए कुछ शटडाउन देखेंगे जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा, और यूरोप के भाव बढ़ेंगे तो यूएस से एलएनजी की डिमांड बढ़ेगी। तो मुझे लगता है यस, सुबह एक स्टेटमेंट भी आया था कि जहां पे हम $3 के ऊपर कंटिन्यू प्राइस को मूव करते हुए देखेंगे, और डोमेस्टिक मार्केट पे भी मुझे लगता है उसी का रिफ्लेक्शन रहेगा जो 270 280 पे आ जाएगा। तीसरा, इंडियन गैस की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इस बार प्रोडक्शन जो है वो ठीक ठाक हुए एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, बट यहाँ पे इस बार डिमांड जो रहेगी वो ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस बार चाह रहे हैं कि जो हम लोग एलपीजी जो हम लोग इंपोर्ट करके यूज कर रहे थे उसकी जगह पाइपलाइन गैस का इस बार जो गैस संकट हुआ नहीं है, बट 50 दिनों में जो तंगी बनी थी उसकी वजह से जो इस बार डिमांड है वो इंडियन गैस की ज्यादा रहेगी। और डेफिनेटली जो आपने बोला, इस बार डोमेस्टिक में भी जो कर्नाटका में अभी अपडेट आया कि मानसून पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके चलते हम देखेंगे सभी जगह पे एनर्जी की जो डिमांड है वो भी इम्पैक्ट करते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल। ये एक आपने मानसून की बात की है तो आपसे चलते चलते एग्री कमोडिटीज़ की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अल नीनो का इफ़ेक्ट है और अल नीनो का मेजर हम इफ़ेक्ट आते हुए भी देखेंगे, और बाज़ार यहाँ पर थोड़े से संभले हैं। चाहे मैं मसाला पैक की बात करूं अगर अजय जी, तो मसाला पैक के अंदर में हमने एक मजबूती आते हुए पिछले हफ्ते जरूर देखी है। कुछ कमोडिटीज़ के अंदर में अपर सर्किट लगे हैं। कुछ कारोबारियों से हमारी बातचीत हुई गुजरात के, उन्होंने कहा कि हल्दी और जीरे के अंदर में खेला हो रहा है, और यहाँ तक कि एक बड़े जो ग्रुप है डीएस ग्रुप, उनका स्टेटमेंट जो निकल करके आया, उन्होंने भी कहा कि जीरा और हल्दी के अंदर में खेला है और मैन्युपुलेशन चल रही है। और गुजरात के कुछ ट्रेडर्स ने, कुछ एसोसिएशंस ने सेबी को और एनसीडीएक्स को चिट्ठी भी लिखी है कि हल्दी की अंदर में आई हुई जो तेजी है वो मैन्युपुलेटेड दिखाई देती है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो इसके ऊपर पे आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? इस तरीके की जो खबरें हैं वो कहीं ना कहीं बाजार का कॉन्फिडेंस लूज करती हैं। देखिए, पहला चीज मुझे लगता है जब हम बाजार में मैच्योरिटी आते हुए देखते हैं तो ऐसी चीजें होनी ही होनी है। आज इक्विटी में भी हम देखते हैं ये चीज। पहला चीज जो मुझे तेजी दिखती है वो अभी भी फंडामेंटल ड्रिवन दिखती है। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। अभी जो हमने हल्दी के केस में देखी थी वहां पे हमने देखा था कि कुछ पोलिंग को लेकर चिंताएं बनी हुई है कि कुछ जो पोलिंग हुई है उसमें हाई रेट कोट कर दिए गए थे, जो जैपनीज क्वालिटी है जहाँ पे कर्क्यूमिन लेवल ज्यादा रहता है। अब वो कहीं ना कहीं डिस्कॉर्ड है, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैं अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, बट ओवरऑल अगर मैं बैलेंस शीट देखता हूँ और प्रोडक्शन के नंबर देखता हूँ तो हल्दी में मुझे शॉर्टेज दिखती है जिसकी वजह से तेजी। और दूसरा, धनिये में भी दूसरा अगर धनिये की भी अगर बात करें तो मैंने पहले भी कहा था कि धनिये की बैलेंस शीट काफी ज्यादा टाइट है। इस बार के नंबर अगर 95 लाख बोरी के है या उसके नीचे की भी जो बातें आ रही है, तो धनिया एक ऐसी कमोडिटी है जो यहाँ से भी करीबन 40-50% की तेजी दिखाने की ताकत रखता है। अच्छा। जीरे में हमारे पास सप्लाई ज्यादा है, इसके लिए आज भी आप देखो मई वायदा जो 21,850 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा जीरा मुझे थोड़ा स्टैग्नेंट लग रहा है, जबकि हल्दी और धनिया ये दो कमोडिटी ऐसी है जिसमें अभी भी जेस्ट बाकी है, जहाँ पे हल्दी मुझे फिर से 18,500-19,000 तक का लेवल हो सकता है कि अगर ये शॉर्टेज और मानसून वाली जो अपडेट आई है कर्नाटका का, वो एक बड़ा ट्रिगर रहेगा पॉजिटिव। और आप देख सकते हैं जून वायदा, अब पहले जो बड़ा डिस्काउंट था कॉन्टेंगो था, अब वो बैकवर्डनेस था, वो धीरे धीरे कॉन्टेंगो में जाने की तैयारी कर रहा है। और मुझे लगता है ये तेजी जून में ज्यादा आती हुई दिखाई देगी मानसून के वीकनेस को देखते हुए।
चलते चलते आप दोनों से एक लास्ट रिएक्शन लेना चाहेंगे। आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, तो कौन से ट्रेड को इनिशिएट करना ज्यादा फायदे का सौदा साबित होगा? अजय जी। एग्री नॉन एग्री दोनों में से एक एक लेता हूं। पहला है कॉपर, जहां पे आपको मई वायदे में 1280 पे लेके चलिए, 1256 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1320 का टारगेट रखिए, हफ्ते भर का व्यू लीजिए। वहीं नॉन एग्री के अंदर धनिया मुझे काफी अच्छा लगता है, जहां पे 13400 पे लेके चलिए। ध्यान रखना 13766 का इसका अब नया लाइफ टाइम हाई बना है, जिससे पहले 13200 500 बने थे। 13766 के ऊपर तोड़ने पे 14500 की एक जबरदस्त स्पाइक आता हुआ दिखाई देगा। तो आपको दो कमोडिटी ध्यान रखिए, कॉपर और धनिया। जी जैन साहब, आपके हिसाब से आज इंट्राडे के अंदर में कौन सी कमोडिटी मुनाफे का सौदा? इंट्राडे में मेरा मानना है कि यहाँ पे नेचुरल गैस अगर 250 के आसपास मिलता है तो उसको बाय कर सकते हैं 244 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट वहां पे 262 तक के रखे जा सकते हैं। पूरे सप्ताह की अगर बात करें तो मेटल पैक में जिंक बेहतर लगता है, 340 से 334 के रेंज में इसको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 326, टारगेट 352 और 360। और एग्री पैक में लास्ट वीक भी हमने धनिया रिकमेंड किया था, जहां पे नए हाइज बनते हुए नजर आए। अभी भी धनिया में काफी स्टीम नजर आती है। 13400 से 13000 की रेंज में इसको बाय करना चाहिए, 12660 के स्टॉप लॉस से। टारगेट वहां पे 14200 और 14500 के रखे जा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का, अजय जी और जैन साहब। अजय केडिया के मुताबिक कॉपर यहाँ पर एक हॉट पिक हो सकती है आज इंट्राडे के लिहाज से, और मई का वायदा परचेज किया जा सकता है 1280 रुपए के आसपास। 1330 रुपए के आसपास के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। 1256 रुपए का एसएल लगाया जा सकता है, स्टॉप लॉस ले सकते हैं। इसी के साथ ही अजय और जैन साहब ने दोनों ने ही धनिया के अंदर में बाइंग इनिशिएट करने की यहां पर सलाह दी है। उनके मुताबिक धनिया के अंदर अगर खरीदारी करके चलते हैं तो फायदा ज्यादा देखने को मिल सकता है। 14,000 रुपए के ऊपर के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ ही जैन साहब के मुताबिक जिंक और नेचुरल गैस यहां पर भी बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। नेचुरल गैस 250 रुपए के आसपास खरीदारी की जा सकती है, टारगेट 262 रुपए का है, एसएल 244 रुपए। और जिंक भी 340 रुपए के आसपास खरीदारी की जा सकती है, 334 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में। और एक अच्छा लेवल जो है वो दिखाई दे सकता है 360 रुपए के आसपास का लेवल। माफ कीजिएगा, एसएल जो है वो 326 रुपए के आसपास का लिया जा सकता है जिंक का। कहीं मत जाएं, देखते रहें मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला जारी है। केड़ा मसाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने।